हो गया। तो आओ बच्चों फिर आज पढ़ रहे हैं हम क्या, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं जी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कल मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन शेयर की क्यों की जाती है। अगर आप किसी को गिफ्ट में शेयर दे रहे हैं तब हम वैल्यूएशन करते हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपकी नॉमिनी को शेयर मिल रहे हैं तो डेथ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर की वैल्यूएशन करते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि शेयर की वैल्यूएशन आखिर की क्यों जाती है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर है जो आपके शेयर की वैल्यूएशन को इफेक्ट डालते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो हम बात करने जा रहे हैं शेयर की वैल्यूएशन के मेथड्स क्या क्या है। हम किसकी बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे। 3 मेथड हमारे पास होते हैं, 3 मेथड। कौन कौन से बेटे, नेट एसेट्स मेथड, ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, नेट एसेट्स मेथड। सेकंड हमारे पास क्या होता है, यील्ड मेथड, और थर्ड हमारे पास क्या होता है बेटे, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। चलो आप कह रहे हो एवरेज मेथड, हम एवरेज को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, ये 3 मेथड होते हैं। जो यील्ड मेथड होता है इसमें 2 मेथड आपके इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं भाई, कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, एक तो डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, और जो सेकंड मेथड इसमें आता है ना वो कौन सा आता है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। क्या आता है जी, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। ये आपके पास 2 मेथड आते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हम ये बोलते हैं सर एक मेथड तो हमारे पास आता है क्या, नेट एसेट्स मेथड, दूसरा आता है कौन सा, डिविडेंड यील्ड मेथड, थर्ड आता है कौन सा बेटे, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, और फोर्थ आता है कौन सा, एवरेज मेथड। बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसको, लेकिन उसके अंदर हमारे पास टोटल मेथड कितने बन गए, 4 बन गए। कितने बन गए भाई, 4 मेथड बन गए, 4 मेथड यहां हमारे पास आ गए। इसको, इसको और इसको, ये 3 मेथड हम समझेंगे। फोर्थ मेथड में क्या करना होता है, ये बहुत आसान सा काम है। फोर्थ मेथड में क्या करना है, बहुत आसान सा काम है। किन्हीं 2 मेथड की वैल्यू निकाल के, किन्हीं 2 मेथड की वैल्यू निकाल के आप क्या करेंगे, उसकी एवरेज कर देंगे। सपोज करो यहां से शेयर की वैल्यू आई 10 रुपए, यहां से शेयर की वैल्यू आई 20 रुपए, तो एवरेज में हम क्या करेंगे, 10 + 20 बाय में 2 दैट इज 15 रुपीज आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज मेथड से वैल्यू आ जाएगी। बताइए यहां तक की बात समझ आई कि नहीं आई। चलिए आइए हम बात करते हैं नेट एसेट्स मेथड की। किसकी बात कर रही है, नेट एसेट्स मेथड की। अब नेट एसेट्स मेथड के कुछ और नाम भी होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ब्रेकअप वैल्यू मेथड है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, एसेट्स वैल्यूएशन है, या एसेट्स बैकिंग मेथड है। इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले इस मेथड के बारे में समझते हैं, आखिर इस मेथड में कहता क्या है। यहां ये कह रहा है सर नेट एसेट्स, नेट एसेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। सर नेट एसेट्स क्या होते हैं, क्या होती है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का जो मीनिंग यहां लिया गया है ना, नेट एसेट्स का मतलब इस मेथड से क्या कहते हैं, ये कहता है आप ये मान लीजिए, सपोज करें आज अगर हम कंपनी बंद कर दें, आज अगर हम कंपनी क्या कर दें बच्चे, बंद कर दें, तब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में, किसके बेटे, इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। आज अगर कंपनी बंद कर दी जाए, ऐसा मान लिया जाता है कि आज अगर हम कंपनी को क्लोज कर दें, लिक्विडेट कर दें, तो सारी एसेट बेच के, सारी एसेट्स को सेल करके और सारी लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। तो हम यहां पर क्या लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है पेमेंट के लिए एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उसके बेस पे शेयर की वैल्यू निकाली जाती है। बात समझ आई है। तो सिंपल सी बात है कि नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सारी की सारी क्या ले लो आप बेटे, एसेट्स ले लो। क्या ले लो, एसेट्स ले लो, और वो भी किस पे ले लो, एट
मार्केट वैल्यू। किस पे ले लो बच्चे? मार्केट वैल्यू पे। किस पे ले लो? मार्केट वैल्यू पे। उसमें से आपने क्या कर देना है, सारी की सारी लाइबिलिटीज क्या कर देनी है बेटे? लाइबिलिटीज माइनस कर देनी है। ये अज्यूम कर रहे हैं ना, जितनी भी एसेट्स है वो आप सेल करोगे, और एसेट सेल किस पे होगी बच्चे? मार्केट वैल्यू पे होगी। तो जितनी भी एसेट्स है वो आपने मार्केट वैल्यू पे ले ली, उसमें से सारी लाइबिलिटीज की आपने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी मतलब हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो अमाउंट अवेलेबल बचेगा हमारे पास, जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो किसके लिए बचेगा? शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। किसके लिए बचेगा बेटे? शेयर होल्डर्स के लिए। और आप जानते हैं दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस और इक्विटी। लेकिन हम यहां पर इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, यानी कि वाइंडिंग अप के टाइम पे, कंपनी को बंद करने के टाइम पे इक्विटी शेयर को क्या मिलेगा हमने ये देखना है। तो इसमें से अभी और क्या लेस किया जाए बच्चे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट भी क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। और अगर इस पे कोई डिविडेंड पेंडिंग है, अगर कोई डिविडेंड पेंडिंग है तो वो भी क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। तो जो अमाउंट अवेलेबल होगा ना, इसे हम बोलेंगे बच्चे क्या? नेट एसेट्स। क्या बोलेंगे इसको? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हम यहां पर इसको बोलेंगे। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई है क्या? चलिए, यहां तक की बात आपको समझ आ गई। अब एसेट्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्या जानना है आपने? कि सर सारी एसेट्स तो मार्केट वैल्यू पे ले ली, अब जानने को बचा क्या? बहुत कुछ है। समझिए, जितनी भी एसेट्स आपने लेनी है वो सारी मार्केट वैल्यू पे ले लेनी है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। लेकिन अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, क्या है बेटे? फिक्टिशियस एसेट्स है, कौन सी होती है सर? जैसे आपके पास पड़ा होता है शेयर इशू एक्सपेंसेस, पड़ा होता है ना, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, वो सब चीजें हैं, वो आपने एसेट्स में इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस के बैलेंस है, ये एक तरह का लॉस है, हमारे पास एसेट्स नहीं है, तो आप इसको एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे जी। बताओ, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, कोई डाउट? इसके अलावा आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि एसेट्स पे जितना भी आपने बनाना है क्या? प्रोविजन। जैसे मान लो डेटर्स दिया हुआ है आपको, डेटर्स का प्रोविजन है, तो डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके फिर डेटर यहां लिखेंगे हम। 10,000 के डेटर्स है, 1,000 का प्रोविजन है, तो 9,000 रुपीज के डेटर्स हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। बताओ जरा, बात समझ में आई है? अब लायबिलिटी के बारे में बात की जाए। सर जितनी भी लायबिलिटी पे करनी है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, जो भी आपने पे करना है वो क्या कर दोगे? यहां से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे? माइनस कर दिए जाएंगे। बताइए, बात समझ में आई क्या? ओके है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स का प्रोविजन है, क्या है? टैक्स का प्रोविजन है या टैक्स का प्रोविजन बनाना है, तो वो भी आप यहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर आपके पास जो आएगी ना, वो आपके पास क्या आएगी? नेट एसेट्स आएगी। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो सर आपने एसेट साइड से बता दिया, एसेट्स की डिटेल है आपने बता दिया। अगर हमें लायबिलिटी साइड से निकालना पड़ जाए, ये कहां से निकाला हमने? एसेट साइड से। अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए कहां से? लायबिलिटी साइड से। कहां से बेटे? लायबिलिटी साइड से। तो हम नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ये पता है, देखिए समझना इस बात को, कि किसी भी बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स, किसी भी बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स, चलिए देखते हैं, किसी भी बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड क्या होती है बच्चे? इक्वल होती है कि नहीं होती? होती है जी। अब एसेट्स में आपको पता है क्या आता है जी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आती है। लायबिलिटी में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड आता है, और क्या आता है बेटे? नॉन करंट लायबिलिटी आती है, और क्या आता है? करंट लायबिलिटी आती है। ये चीजें आती हैं। तो हमने यहां क्या किया? देखो, सारी एसेट्स, यानी कि ये सारा पार्ट ले लिया,
उसमें से सारी लायबिलिटी यानी ये सारा माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया? तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा बताओ फटाफट से? शेयर होल्डर फंड बच गए। तो ये जो लायबिलिटी साइड से अगर आपने निकालना है तो सारा का सारा शेयर होल्डर फंड ये आप उठा लेंगे। अब सर शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है सर? शेयर होल्डर फंड्स में ना दो चीजें आती है, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरी क्या आती है? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो शेयर कैपिटल में से हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो लेनी ही नहीं है, ठीक है? तो कंप्लीट शेयर होल्डर फंड नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे। क्या लेंगे बेटे? इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्लस में क्या लेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। ये दो चीजें ले लेंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को तो हमने माइनस करना होता है, तो हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे? इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस को। तो आप इसको कंप्लीट शेयर होल्डर फंड मत बोलिए, आप क्या बोलेंगे सर? लायबिलिटी साइड से उठाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और कुछ माइनस किया जाएगा। सर कुछ बचा तो है ही नहीं। बचा है, क्या बचा है? देखो यहां मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी ना, तो वो फिक्टिशियस एसेट्स यहां से क्या कर दी जाएंगी? यहां से माइनस कर दी जाएंगे बेटे। तो जो अमाउंट अवेलेबल होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? नेट एसेट्स। इसी को क्या बोला जाएगा? नेट एसेट्स बोला जाएगा। बताइए यहां तक बात समझ में आई है क्या? तो आप चाहे इस तरह से निकाल लीजिएगा, चाहे ऐसे निकालिएगा, आपका नेट एसेट्स का अमाउंट क्या आएगा बच्चे? बिल्कुल सेम आएगा। ओके है? तो ये आपके पास एसेट्स अप्रोच हो गई, ये लायबिलिटी अप्रोच हो गई। ये पूरा आपके पास नेट एसेट्स का आपके पास ब्यौरा आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लेना चाहोगे ले लो, ठीक है? चलिए जी चलिए ये हमने मेथड डिस्कस कर लिया। अब इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स हम देख लेते हैं। क्या इस मेथड में कुछ कमियां हैं वो देखते हैं, किसके कारण हमें नेक्स्ट मेथड पे जाना पड़ा। अगर ये मेथड परफेक्ट होता तो हमें नेक्स्ट अर्निंग कैपेसिटी की जरूरत ही ना पड़ती, डिविडेंड यील्ड की जरूरत ही ना पड़ती, हम इसी से काम चला लेते। इसमें कमियां क्या हैं, क्या डीमेरिट्स है? देखो एक तो ये है कि कंपनी को, मैंने आपको पहली केस में बताया, हम ये मानते हैं कि कंपनी को क्या किया जाएगा बच्चे? बंद कर दिया जाएगा। तो क्या जरूरी है कंपनी बंद ही हो रही है? नहीं ना। तो अगर आपकी बिजनेस कंटिन्यू रनिंग है आपका बिजनेस, तो ये मेथड आपके लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मान के चलता है कि कंपनी आपकी क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो पहली इस मेथड की कमी है, ये मानता है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कितनी एसेट्स का अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, ये मान के चलता है जी, ठीक है? ओके है? सेकंड, इसके अलावा देखिए क्या इसके अंदर दिक्कत आती है, कहीं पे भी इस पूरे मेथड में कहीं पे भी अर्निंग की बात की है क्या? सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, कहीं भी अर्निंग की बात की है? नहीं की सर। तो शेयर का प्राइस तो अर्निंग पे भी तो डिपेंड करता है। अगर कंपनी की अर्निंग ज्यादा है तो शेयर का प्राइस ज्यादा आ जाता है, अर्निंग कम हो गई तो शेयर का प्राइस कम होता है, हमने फैक्टर में पढ़ा था। लेकिन इस मेथड में कहीं पे भी अर्निंग की बात नहीं की गई। ये भी इस मेथड की क्या है? एक डीमेरिट है। बताओ जरा, कुछ पूछना है तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सभी एसेट्स की मार्केट वैल्यू, क्या आप किसी एसेट्स की सही मार्केट वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते। हमेशा मार्केट वैल्यू अप डाउन होगी। हमें अंदाजा है कि ये हमारे सामने जो प्लॉट पड़ा है, इस प्लॉट की वैल्यू आज 50 करोड़ रुपए है। हो सकता है कि जब इसको सेल करे 55 में सेल हो जाए, हो सकता है 45 में सेल हो। तो डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू सिचुएशंस के ऊपर। तो आप एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू भी एसेट्स और लायबिलिटी की नहीं निकाल सकते। ये भी इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। बताइए कोई डाउट है तो। और इसके अलावा कंपनी की बहुत सारी चीजें होती है जो शेयर के प्राइस पे इफेक्ट डालती है। कंपनी के पास अवेलेबल ऑप्शंस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, डिविडेंड पॉलिसीज, बहुत सब चीजें इफेक्ट डालती है। उन किसी भी चीजों की यहां पर जिक्र नहीं किया गया है, किसी भी बात का यहां पर आपको मेंशन नहीं किया गया भी इस चीज का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसी कोई बात यहां पर नहीं की गई है। तो इस मेथड में ये सारी डिसएडवांटेज है। बताइए डिसएडवांटेज में कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है। तो सर इतनी सारी डिसएडवांटेज है तो ये मेथड हम लगाएं कहां लगाएं भाई? जहां एक्चुअल में कंपनी बंद होने जा रही है वहां लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूअसली लॉस हो रही है, 3 सालों से लॉस चल रहा है, तो प्रॉफिट के बेस पे तो हम शेयर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो प्रॉफिट होगा तब अच्छी वैल्यू आएगी ना। लॉस के केस में सही वैल्यू नहीं पता लगेगी।
उस केस में आप इस मेथड को लगाएंगे कि अगर लॉस हो रहा है, आज कंपनी बंद कर दें, तो क्या इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो ये मेथड कहाँ यूजफुल होगा, जहां पर आपकी कंपनी को कंटिन्यूअसली क्या हो रहा हो बच्चे, लॉस हो रहा हो, वहां पर इस मेथड को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है। तीसरा हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सर अगर कोई नई कंपनी स्टार्ट की है तो बताओ क्या प्रीवियस प्रॉफिट अवेलेबल है। नई कंपनी है, प्रीवियस तो था ही नहीं, उसका कोई वर्किंग नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नई कंपनी के केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि आज नई कंपनी स्टार्ट हुई है तो नई कंपनी के बेस पे भी शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और बताएं कि अगर आपने अमलगमेशन करना है, अमलगमेशन बताया था मैंने आपको क्या होता है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों ने मिलकर क्या स्टार्ट कर दी बेटे, कंपनी ए बी, यानी ए खत्म बी खत्म, दोनों ने इकट्ठा होकर क्या बना लिया, कंपनी ए बी बना ली, तो इसको अमलगमेशन बोलते हैं। तो अमलगमेशन के केस में भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं जी। बताएं कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना है तो आज की क्लास का टाइम हो गया, आज इतना ही, सिर्फ एक मेथड को हमने समझ लिया। कल पहले इसका फॉर्मूला करेंगे, फिर नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।